नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार के दृढ़ संकल्प के कारण माओवाद अब केवल 3 जिलों तक सीमित। 11 साल पहले 125 जिले इससे प्रभावित थे। प्रतिकूल मौसम के बाद भी बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर। जीएसटी दरों में कटौती के बावजूद अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 4.6% बढ़कर 1,95,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का 67वां संस्करण कल से देश भर के 24 केंद्रों पर शुरू होगा। भारत के 2 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। और आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में कल भारत का सामना नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ समेत देश का हर हिस्सा माओवादी हिंसा से मुक्त हो जाएगा। रायपुर में छत्तीसगढ़ रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे क्षेत्रों में भय के बजाय उत्सव का माहौल है। 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया तो हमने भारत को माओवादी आतंक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया और अब 125 जिलों में से सिर्फ 3 जिले बचे हैं। लेकिन मैं देशवासियों को गारंटी देता हूं, वो दिन दूर नहीं जब हमारा छत्तीसगढ़, हमारा हिंदुस्तान माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित हैं। एक रिपोर्ट। ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री ने राज्य के 9 जिलों में 12 नए स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम ब्लॉकों का शुभारंभ किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3 लाख लाभार्थियों के लिए 1200 करोड़ रुपए की किस्त जारी की। स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में प्रधानमंत्री ने 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नागपुर झारसुगड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी शुभारंभ किया। यह देश का पहला डिजिटल संग्रहालय है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। बिहार में प्रतिकूल मौसम के बाद भी आज राज्य विधानसभा का चुनाव प्रचार जोर शोर से चलता रहा। राज्य भर में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। और अधिक जानकारी के लिए इस समय पटना में मौजूद हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय। धर्मेंद्र, आज मौसम ने थोड़ा सा जरूर एक बाधा डाली चुनाव प्रचार में, फिर भी कुल मिलाकर के आज का चुनाव प्रचार कैसा रहा? जी, पिछले 3 दिनों से जो है बारिश और तेज हवाओं के कारण जो है चुनाव प्रचार जो है बाधित है। और आज भी जो है दोपहर से पहले की जो है सभाएं थी वो नहीं हो सकी। हालांकि बाद में जो है मौसम ठीक होने के बाद कई स्थानों पर जो बड़े स्टार प्रचारक हैं एनडीए के और महागठबंधन के, उन्होंने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। और भाजपा के स्टार प्रचारक और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी जो है अपनी अपनी चुनावी सभाओं को रद्द करना पड़ा और उन्होंने वर्चुअल माध्यम से ही जो है मतदाताओं को जो है अपने जो है समर्थकों को संबोधित किया। और इस दौरान जो चुनावी सभाएं हैं उसमें कानून व्यवस्था के जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल की जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उस पर हमलावर है, वहीं जो महागठबंधन के जो स्टार प्रचारक हैं वो 20 साल के नीतीश कुमार के कार्यकाल के मुद्दों को उठा रहे हैं कि जिस तरह से रोजगार की समस्या है और भी मुद्दों को उठाया जा रहा है। और महागठबंधन के अगर मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी प्रसाद यादव की बात करें, उनकी आज 16 जनसभाएं होनी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण वो जो सिवान और वैशाली के राघोपुर में ही जो है जनसभा को संबोधित कर पाए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का 20 साल का कार्यकाल जनता ने देखा है और वो चाहते हैं कि एक बार उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए। इसे लेकर उन्होंने मतदाताओं से अपील की जी। इसके अलावा अन्य जो है कई महागठबंधन और एनडीए की ओर से कई स्टार प्रचारकों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत आजमाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जो है वैशाली जिले में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उनके चुनाव प्रचार के दौरान एक खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए की सहायता राशि महिलाओं को दी जा रही, लाभार्थियों को, वो वापस नहीं ली जाएगी। तो उन्होंने जो महिला लाभार्थी हैं उनको विपक्ष के जो प्रचार है उससे सावधान रहने की अपील की। कहा कि लोगों को गुमराह होने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जी। धर्मेंद्र, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, वो भी भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। उन्होंने कई स्थानों पर चुनाव प्रचार किया। धर्मेंद्र, समय की कमी है, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्वाचन आयोग ने बिहार के पटना जिले की मोकामा विधानसभा सीट पर एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या और चुनावी हिंसा के संदर्भ में बराह के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम चंदन कुमार और 2 सब डिविजनल पुलिस अधिकारियों एसडीपीओ राकेश कुमार और अभिषेक सिंह को हटा दिया है। आयोग ने बिहार राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य पुलिस सेवा से 3 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आयोग ने बराह 2 के एसडीपीओ अभिषेक सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने को कहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जीएसटी दरों में 22 सितंबर से लागू कटौती के बाद इस वर्ष अक्टूबर के कुल सकल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में अक्टूबर 2024 की तुलना में 4.6% वृद्धि दर्ज हुई। अक्टूबर 2024 में जीएसटी संग्रह 1,87,000 करोड़ रुपए था। इस वर्ष अक्टूबर में यह बढ़कर 1,95,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने 22 सितंबर को वस्तु और सेवा कर जीएसटी दरों में कटौती के साथ जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत की थी। इससे पूरे देश के नागरिकों को लाभ हुआ है। इस कड़ी में पेश है अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार से हस्तशिल्प क्षेत्र को मिल रहे प्रोत्साहन के बारे में हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने व्यापारियों, कारीगरों और उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए हस्तशिल्प क्षेत्र में उल्लेखनीय कर कटौती की है। चीनी मिट्टी के बर्तनों और मटकों के साथ ही टेराकोटा और रसोई के बर्तनों जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर अब केवल 5% टैक्स लग रहा है, जो पहले 12% था। इसी प्रकार मूर्तियों, सजावटी सेरामिक वस्तुओं और सजावटी फ्रेम वाले दर्पणों पर जीएसटी की दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे कारीगरों और पारंपरिक शिल्प बाजारों को सीधा लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त कांच की कलाकृतियों जैसे फूलदान, पूजा के बर्तनों और सजावटी वस्तुओं पर अब 12% के बजाय केवल 5% जीएसटी लगता है, जिससे भारत का हस्त निर्मित कांच उत्पाद अब उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो गया है। जीएसटी सुधारों ने न केवल परिवारों पर वित्तीय बोझ कम किया है, बल्कि मांग बढ़ाकर देश की हस्तशिल्प की समृद्ध विरासत को और मजबूत किया है। दृष्टि के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रसार भारती कल से संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के 67वें संस्करण की शुरुआत करेगा। ये सम्मेलन देश भर में 24 केंद्रों पर इस महीने की 29 तारीख तक चलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि आकाशवाणी संगीत सम्मेलन भारत की प्रख्यात सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। इसमें देश भर के श्रोताओं को हिंदुस्तानी, कर्नाटक और लोक संगीत से रूबरू होने का मौका मिलता है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने सम्मेलन की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कोविड महामारी के दौरान अंतराल के बाद ये महोत्सव नए स्वरूप में लौट रहा है। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने आज हैदराबाद में चल रहे इंडिया जॉय 2025 में वेब्स बाजार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वेब्स बाजार से भारत के पूरे मीडिया और मनोरंजन उद्योग को लाभ मिलेगा।
Waves Bazaar is an online marketplace for all the content creators. So it's वेव्स बाजार सभी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। ये कुछ हद तक कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लिंक्डइन जैसा है, लेकिन इसकी खासियत है कि ये क्रिएटर्स को अपने प्रोडक्ट्स भी प्रदर्शित करने का मौका देता है। हम खरीदारों को भी जोड़ रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी हम वेव्स का कंटेंट खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, मीडिया और एंटरटेनमेंट क्षेत्र इसकी पूरी श्रृंखला का हिस्सा बनने जा रहे हैं। entertainment segment that's going to be that's part of Waves Bazaar. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरॉड के संगमा के साथ आज सोहरा में सोहरा पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास की आधारशिला रखी। 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली ये योजना प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, स्थानीय आजीविका को बढ़ाना और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक तथा पारिस्थितिकी को संरक्षित करके सोहरा को एक स्थायी पर्यटन क्षेत्र बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। सोमवार को राष्ट्रपति मुर्मू उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती पर देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित करेंगी। बाद में वे नैनीताल में राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक समारोह में भी शामिल होंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी और 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोहन बोपन्ना ने आज टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने इसकी जानकारी दी। रोहन बोपन्ना ने वर्ष 2017 में फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल्स जीतने के साथ साथ ओलंपिक खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 43 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के साथ साथ शीर्ष रैंकिंग भी हासिल की। महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में कल भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मैच दोपहर 3 बजे से नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 125 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में आज भगदड़ में 9 लोगों की मौत हो गई। एकादशी के दिन आज दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। पंजाब में रेल संपर्क और बुनियादी ढांचा मजबूत करने के प्रति केंद्र सरकार की वचनबद्धता को देखते हुए दिल्ली मोगा एक्सप्रेस रेलगाड़ी का विस्तार अब फिरोजपुर कैंट तक कर दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। श्री रवनीत ने कहा कि इसके साथ ही लंबे समय से चली आ रही फिरोजपुर और इसके आसपास के इलाकों के लोगों की मांग पूरी हो गई है। मौसम विभाग ने हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर भारत, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इस बीच पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों तक गरज के साथ बिजली चमकेगी। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आज और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अगले 5 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार के दृढ़ संकल्प के कारण माओवाद अब केवल 3 जिलों तक सीमित। 11 साल पहले 125 जिले इससे प्रभावित थे। प्रतिकूल मौसम के बाद भी बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर। जीएसटी दरों में कटौती के बावजूद अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 4.6% बढ़कर 1,95,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का 67वां संस्करण कल से देश भर के 24 केंद्रों पर शुरू होगा। भारत के 2 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की और आईसीसी महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में कल भारत का सामना नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।